पार्ट 4 के एंड में हमने देखा था री सेरी के लिए नॉर्थ कोरिया का सामान लाता है और सोचती है कि उसने ये सब कैसे खरीदा, और ये देख के सेरी चौंक जाती है। उसके बाद वो अपने घुटने के चोट पर दवाई लगाते लगाते सो जाती है और वो सपना देखती है कि वो साउथ कोरिया में है। वो सपने में काफी खुश होती है और सोचने लगती है कि वो सब एक सपना था, लेकिन तभी उसकी नींद खुलती है और वो काफी निराश हो जाती है। यहाँ पर सीन कट होता है और हम री को देखते हैं जो पोंगन पहुँचता है। वहाँ पर कुछ ऑफिसर उसे उसकी आईडी लेते हैं और उसे पकड़ के हेडक्वार्टर ले जाते हैं। वहाँ के डायरेक्टर उसे एक चेयर पर बैठा के बांध देते हैं और उसे उन चोरों के बारे में पूछताछ करने लगते हैं और उनके एक्सीडेंट के लिए उसे जिम्मेदार मानते हैं। री उसे इस तरह के गलत इल्जाम लगाना बंद करने को कहता है और इसका कोई सबूत मांगता है। डायरेक्टर उसे पकड़ कर झगड़ा करने लगता है और कहता है कि उसे सबूत की जरूरत नहीं पड़ती है, वो जिसे दोषी ठहराता है वही गुनहगार होता है। तभी वहाँ के कमिश्नर आके उन्हें देखते हैं और डायरेक्टर से कहता है कि ये वो क्या कर रहा है। ये क्या कर वो डायरेक्टर को मारने लगता है और कहता है कि ये वो किस पर हाथ उठा रहा है। री इलेक्शन जनरल डायरेक्टर का बेटा है। ये क्या कर वो री को वहाँ से ले जाता है। उसके बाद डायरेक्टर स्टेट सिक्योरिटी ऑफिसर यांग को फोन करता है और उसे बताता है कि उसने उसको बर्बाद कर दिया। क्या उसे पता नहीं था कि री के डेड कौन है? वो जनरल इलेक्शन डायरेक्टर का बेटा है। उसके 2 बेटे थे, एक एक्सीडेंट में मारा गया है तो री अब उसका इकलौता बेटा बचा है। ये सुनकर यंग शॉक हो जाता है और उसे कहता है कि वो उसे कल फोन करेगा। उसके बाद वो री के भाई मून के बारे में सोचने लगता है। यहाँ पर सीन कट होता है और हम सेरी को देखते हैं जो जीबू को कोरियन मूवी की स्टोरी सुना रही होती है। तभी मास्टर सार्जन उसे कहते हैं कि वो काम छोड़कर उससे गप्पे क्यों लड़ा रहा है। सेरी उनसे पूछती है कि वो यहाँ पर गड्ढा क्यों खोद रहे हैं। जीबू उसे कहता है कि उनके कैप्टन ने उसे बाहर निकालने के लिए सुरंग खोदने को कहा था। यहाँ पर सीन कट होता है और कमिश्नर री के साथ जो कुछ भी हुआ उसके लिए माफी मांगते हैं। री कहता है कि उन्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है, वो तो बस उस गाड़ी के बारे में पता लगाना चाहता है। कमिश्नर उससे पूछता है कि क्या वो उस गाड़ी का पता इसीलिए लगाना चाहता है क्योंकि उससे उसके भाई की मौत का केस जुड़ा हुआ है। री कहता है कि ऐसा नहीं है, इन ट्रकों से बहुत सारी एक्सीडेंट हुई है, लेकिन कमिश्नर उसे बीती बातों को भूलकर आगे की सोचने को कहते हैं। इधर हम री के साथियों को देखते हैं जिन्हें यांग रोकता है और उनसे पूछताछ करने लगता है कि वो अभी कहां से आ रहे हैं। तभी बीजेन उसे पूछता है कि वो अभी कहां जा रहे हैं। यांग कहता है कि अभी उनके इलाके में चोर बहुत ही बढ़ चुके हैं तो वो सबके घर की तलाशी लेने जा रहे हैं। ये सुनकर वो सब थोड़ा नर्वस हो जाते हैं और अंदर जाके मास्टर सार्जन री को कॉल करता है। वो उसे यांग के घर कर तलाशी लेने के बारे में सब कुछ बताता है और कहता है कि उन्होंने उस कोरियन लड़की को कोई फोन कॉल उठाने से भी मना किया है, अब उससे संपर्क करने का उनके पास कोई रास्ता नहीं है। तभी री कमिश्नर से मदद मांगता है और उसका कार लेके चला जाता है और रास्ते में पूरा ट्रैफिक क्लियर करने को कहता है। उस गाड़ी को देखकर उसके लिए सभी रास्ता क्लियर कर देते हैं। इधर हम होयोंग की वाइफ चियुन को देखते हैं जो एक ऑफिसर थी। वो उन लोगों के घरों की तलाशी ले रही होती है जो बिजली चुरा कर यूज करते हैं। कुछ घरों की तलाशी लेने के बाद अगला नंबर री के घर का था। तभी वो थोड़ा मेकअप लगाती है और री के घर पे जाने लगती है। उसी वक्त वहाँ पर यांग आता है। चियुन उसे बताती है वो इस वक्त सबकी घर की तलाशी ले रही है। यांग पूछता है कि उनका अगला घर कौन सा है, वो री को बताती है। तभी यांग कहता है कि री तो अभी पोंगांग में है। चियोन कहती है कि शायद वो अभी वापस आ गए होंगे क्योंकि उसकी घर की लाइट अभी जल रही है। घर में सेरी चाय पीते पीते री के बुक्स देख रही होती है। तभी वो री का गेट खटखटाते हैं। कोई गेट न खोलने पर यांग उनके ऑफिसर्स को दरवाजा तोड़ने के लिए कहता है। वो दरवाजा तोड़कर अंदर जाते हैं और उसके घर की तलाशी लेने लगते हैं। यांग वहाँ पर री और उसके भाई का फोटो देखता है। तभी उसके पास एक ऑफिसर आता है और चाय का कप दिखाकर कहता है कि यहाँ पर कोई तो है। उसके बाद यांग बाहर जाता है और उनके खाना रखने के गेट को ओपन करता है। तभी वो वहाँ पर सेरी को देखता है और उसे पकड़कर बाहर ले जाता है। सब उससे पूछने लगते हैं कि वो कौन है और वो यहाँ पर क्या कर रही है। यांग उसे स्टेट सिक्योरिटी डिपार्टमेंट ले जाने लगता है। तभी वहाँ पर री आता है और यांग से कहता है ये वो क्या कर रहा है, ये उसकी मंगेतर है। तभी वहाँ पर जितने भी लोग थे सभी चौंक जाते हैं। यांग उसके ऊपर से गन हटाता है और उससे पूछता है कि अगर वो री की मंगेतर है तो वो शायद पोंगांग से आई होगी, इसीलिए वो उसे उसका रेसिडेंट सर्टिफिकेट मांगता है। तभी री यांग को बताता है कि वो साउथ कोरिया के डिवीजन 11 से आई है, इसीलिए वो उसके बारे में कुछ नहीं बता सकता है और उसे थक जाने के बहाने उसे अंदर ले जाता है। अंदर आके री उसे थकने का नाटक बंद करने को कहता है। तभी सेरी उसे डिवीजन 11 के बारे में पूछती है। डिवीजन 11 का नाम सुनते ही सारे लोग चौंक क्यों गए थे। री उसे पानी देता है और चुप होने को कहता
आता है और बताता है कि यहाँ पर अचानक से घरों की तलाशी ली जाती रहती है और ये आज ही के दिन हुआ। सेरी कहती है कि कोई बात नहीं, वो सही वक्त पर आ गया, इसीलिए सब ठीक हो गया। रियो से पूछता है कि क्या उसे कोई चोट तो नहीं लगी। सेरी कहती है कि उसे कुछ नहीं हुआ है, वो ठीक है। उसके बाद वो उसे डिवीजन 11 के बारे में बताता है। डिवीजन 11 स्पेशल एजेंट और उनके परिवार का ख्याल रखती है जो साउथ कोरिया में काम करते हैं। उनकी पर्सनल जानकारी बहुत ही सेफ रखी जाती है और इसीलिए उसने डिवीजन 11 का नाम लिया। सेरी कहती है कि उसने ऐसा क्यों कहा और आप वो आगे क्या करने वाले हैं। और री कहता है कि वो इससे भी वो यहाँ से कल जाने वाली है, तो बस उन्हें एक दिन का ही नाटक करना है। तभी वहाँ की औरतें री के घर का दरवाजा खटखटाती है। री बाहर आता है और उसे पूछता है कि वो लोग इस वक्त उसके घर में क्यों आए हैं। कर्नल की बीवी मॉन्ग उसे कहती है वो अभी अभी बाहर से आए हैं, तो उनके पास अभी तो खाना होगा नहीं, इसीलिए वो सब उनके लिए खाना लेकर आए हैं। सब उसे अपना अपना खाना देते हैं और कहते हैं री अकेले इतना सारा खाना अंदर कैसे ले जा सकते हैं, वो उसकी हेल्प करेंगे। और यहीं पर हमारा ये एपिसोड एंड होता है। आप अगर अगले पार्ट के लिए इंटरेस्टेड हो तो नीचे कमेंट कर देना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।